हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त 2025। तो आज का दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत खास है। आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जिस प्रकार का जो भी आज़ादी चाहते, जो भी काम करना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, करते रहिएगा। लेकिन इस आज़ादी के साथ, इसको मनाने के साथ हमें अपने कल्चर को भी बनाए रखना है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, ना कि हमें किसी और की संस्कृति कल्चर को अपनाकर अपने को भूल जाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपने कल्चर को भी आगे लेकर जाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हम अपनी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी क्या रहेंगी। पाकिस्तान की आलोचना की जा रही भारत के द्वारा, उन बिंदुओं को हम देखेंगे। और भारत का जो व्यापार घाटा है ये हम देखेंगे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अलास्का युद्ध अभ्यास होने जा रहा है जो भारत और अमेरिका के बीच रहेगा। फिर दक्षिण अफ्रीका में जो गरीबी हम देख रहे हैं कि एक साउथ अफ्रीका जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती है, तो उसके उन्मूलन के लिए कुछ पहल की जा रही है। तो पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान फॉर रेकलेस वारमोंगरिंग हेटफुल कमेंट्स। यानी कि हमें पता है, जैसे कि अभी बयानबाजी चल रही है, न्यूज़पेपर्स में हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान के किसी चीफ के द्वारा कोई बयानबाजी कर दी, भारत को लेकर कोई ऐसा बयान दे दिया, तो उसको हम मतलब ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जो नफ़रत भरे कमेंट्स हैं, तो उसको हम मतलब देख लेते हैं। ये चर्चा में क्यों, अभी पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा जो लापरवाही की गई है, घृणा से टिप्पणियां की गई, यानी कि नफरत भरे कुछ ऐसे वाक्य बोले गए हैं। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने 14 अगस्त 2025 को साप्ताहिक प्रेस में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही, तो इसी वजह से ये न्यूज़ जो है चर्चा में बनी हुई है। तो पाकिस्तानी सेना जो प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने जब अमेरिका में अपने मतलब विजिट की थी, उसके दौरान परमाणु युद्ध की धमकी का जिक्र कर दिया कि हम परमाणु युद्ध कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ, उसने कहा कि भारत को आधी दुनिया तबाह करने की धमकी दी। जो मुनीर है वो बार बार भारत को धमकी दे रहा है, कभी परमाणु युद्ध को लेकर, कभी अपनी सेना को लेकर, कभी किस चीज़ को लेकर। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी में संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे बयान नहीं रखने चाहिए, वो भी इतनी ज़्यादा पब्लिकली, जहाँ पर सारा वर्ल्ड इन बयानों को सुन रहा है, क्योंकि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि अभी इतिहास में देखा गया, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी एक ऐसा ही परिणाम था कि आप बार बार जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा दे रहे थे, बार बार आप नफरत फैला रहे थे, फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको उसका अंजाम जो है भुगतना पड़ा। तो इसी तरह और भी आगे कोई भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं अगर आप ऐसे बयानबाजी जारी रखेंगे। तो ये जो बयानबाजी, इसके बीच एक सिंधु जल संधि का भी जिक्र आता है। सिंधु जल संधि जो भारत के साथ है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो और भारत जो है वो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या नाम काउंटर जो कमेंट्स होते हैं वो करते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान कोई कमेंट करता है तो भारत ऑब्वियसली उसका जवाब देगा। तो अब सिंधु जल समझौता क्या है, 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, विश्व बैंक की जो मध्यस्थता में हुआ था, यानी कि विश्व बैंक बीच में इसमें मीडिएटर का काम किया था। एक जल बंटवारा समझौता है जिसमें जल का बंटवारा किया जाएगा। जो सिंधु नदी की प्रणाली की जो 6 नदियाँ, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इसके पानी का जो उपयोग है उसको नियंत्रित करता है। इसमें जल बंटवारा रहेगा। जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पूरा उपयोग जो है भारत को दिया गया, यानी कि भारत इन नदियों के पानी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब है, इनका अधिकांश पानी पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन भारत को इन नदियों का सीमित उपयोग, जैसे कि कृषि के लिए, पनबिजली उत्पादन, घरेलू उपयोग की अनुमति देता है। इसके बाद भारत पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजनाएं भी बना सकता है, बशर्ते इससे पानी का प्रवाह बाधित ना हो। इसमें प्रमुख प्रावधान कौन कौन से किए गए, संधि के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की अपनी परियोजनाओं की जानकारी को साझा करना है कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं नदी के ऊपर या फिर सिंधु के तहत। इसके अलावा ये जो स्थायी सिंधु आयोग है स्थापित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, मतलब पूरी एक आयोग के यानी कि कमीशन के थ्रू ये पूरा एक समझौता किया गया, सिंधु जल समझौता। विवाद समाधान के लिए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय की व्यवस्था भी की गई। अगर कोई विवाद होता है तो उसमें जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होने चाहिए
और जो कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन है उसके बीच में ये मामला जाएगा। विवाद और तनाव क्या चल रहा है जिसको लेकर अभी पाकिस्तान और भारत के बीच नफरत बढ़ती जा रही है। भारत की जो पन बिजली परियोजना जिसमें किशन गंगा और रातले परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी है और ये कहा है कि संधि का उल्लंघन है। भारत इन परियोजना को संधि के अनुरूप मानता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि आप संधि को तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने विश्व बैंक के जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता है उसमें इन मुद्दे को उठाया, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान जो है जानबूझकर तकनीकी आपत्तियां उठाकर विकास को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने समय समय पर संधि रद्द करने या फिर संशोधन की बात उठाई है, खास करके जब आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन अभी तक फिर भी संधि जो है बनी हुई है। इसका महत्व क्या है? ये संधि भारत पाकिस्तान के बीच सबसे टिकाऊ समझौते में से एक है। युद्ध तनाव के बावजूद ये कायम रही है। ये दोनों देशों के लिए जल सुरक्षा और कृषि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके पाकिस्तान के लिए जो सिंधु नदी प्रणाली पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। भारत ने बार बार कहा है कि संधि का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसे उकसावे के लिए, आतंकवाद के समर्थन के लिए फिर संधि की समीक्षा की मांग उठानी पड़ती कि आप संधि को दोबारा से रिव्यू करें। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि अपनी बयानबाजी में संयम बरते, क्योंकि संधि के तहत सहयोग जो है आपसी विश्वास पर निर्भर करता है कि दोनों कंट्रीज़ में या किसी भी ग्रुप्स में कितना विश्वास जो है बना हुआ है। अगर ये विश्वास टूट जाता है तो जो संधियाँ होती है वो भी ख़त्म होने की संभावना होती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट शैंक इन अप्रैल जुलाई, यानी कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होने की स्पष्ट जानकारी, मतलब कि अभी तक पूरा डेटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो जानकारी है वो कम हो रही है, ये जो व्यापार घाटा वो कम हो रहा है। अभी जो आंकड़े हैं उसमें जुलाई 2025 में भारत का व्यापार घाटा 8 महीने के उच्च स्तर 27 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें 7% बढ़कर निर्यात और 37 अरब डॉलर हुआ है। आयात में 8.6% की वृद्धि दर्ज की आयात ज़्यादा है। इसमें मुख्य आंकड़े क्या क्या है? मर्चेडाइज वस्तु व्यापार जो है जिसमें निर्यात कितना किया भारत ने 149.20 अरब डॉलर। पिछले वर्ष की जो असमान अवधि है उससे 3% वृद्धि हुई है। आयात कितना 244 अरब डॉलर और घाटा क्या है 94 अरब डॉलर घाटा रहा है। इसके अलावा जो सेवाएं व्यापार है, मतलब सेवा सर्विसेज का व्यापार कितना किया, जिसमें खास करके जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर आता है जिसमें टेक्नोलॉजी वाले सभी क्षेत्र आ जाते हैं, उसमें सेवाएं कितनी हैं। जो भारत निर्यात करता है सेवाओं का 128 अरब डॉलर का और आयात करता है 64.90 अरब डॉलर का, और अधिशेष कितना बचा फिर इसमें 63.53 अरब डॉलर। मतलब कि इससे हम मान सकते हैं, सबसे पहले ये समझे कि व्यापार घाटा आखिर होता क्या है। मान लीजिए किसी कंट्री से हमने जो सेवाएं हैं सर्विसेज वो हमने 100 जो है सर्विसेज हमने मंगवाई, लेकिन हमने दी कितनी है 50 एक्सपोर्ट की हैं। तो जो 50 जो हमने मंगवाई हैं, मतलब जो हमारी, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 50 जो बचेगा ये हमारा घाटा रहेगा कि हम कम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा कर रहे हैं और जो इंपोर्ट है वो कम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो हमारा व्यापार घाटा है वो कम हो रहा है। इसके अलावा जो समग्र वस्तुएं और सेवाओं अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो निर्यात में 5.2% वृद्धि हुई है और आयात में 4.2% वृद्धि हुई है। इट मीन्स कि अभी भी 1% जो है हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। अब देखिए सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो निर्यात में हम कौन कौन से सेक्टर से एक्सपोर्ट करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स देते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जेम्स और ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होती है, नॉन पेट्रोलियम निर्यात होता है। तो ये टोटल पूरा डेटा जो दिया हुआ ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक का है। आयात के मुख्य योगदान करता है, मतलब हम कहाँ से कौन कौन से सेक्टर में हम आयात करते हैं। हम सबसे ज़्यादा तो कच्चा तेल जो होता है वो मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल, जो पहले हम ईरान से बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगवाते थे, लेकिन ईरान ने अपना जो जल डमरू मध्य है उसको मतलब बंद कर दिया, होर्मुज स्ट्रेट को। तो उसके बाद वहाँ से हमने जो अपना तेल का व्यापार बंद करके रशिया अमेरिका से मंगवाना शुरू कर दिया। हालांकि रशिया से मंगवाने पर भी अमेरिका को आपत्ति है कि आप रशिया के साथ ऑयल ट्रेड क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं। कुल आयात वृद्धि ऑयल और गोल्ड जैसे जो कमोडिटी कीमत है उनसे प्रभावित होती है।
देखिए मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रास्फीति पर क्या दबाव पड़ता है। जो अगर व्यापार घाटा बढ़ जाता है तो भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि आयात के लिए हमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आयात इंपोर्ट हम करते हैं उसके लिए हम अपना रुपया नहीं देते, मतलब कि हम अपनी करेंसी नहीं देते, भारत की करेंसी हम देते हैं अमेरिकी यूएसए डॉलर या फिर जो भी मतलब जो विदेशी मुद्रा होती है, जिस मुद्रा में जिस कंट्री से हम जो चीज़ मंगवा रहे हैं हमें उसकी मुद्रा में ही उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो भारतीय रुपये है उसकी कीमत कम होती जा रही है, उस पर दबाव बढ़ रहा है। इससे रुपये का जो अवमूल्यन हो सकता है। फिर जो इंपोर्ट वस्तुएं रहेंगी जिसमें कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना हमारे अकॉर्डिंग महंगा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2025 में रुपये की कीमत में 1.4% की गिरावट देखी गई, जिसने फिर आयात को बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव क्या रहेगा। आयातित वस्तुएं जिसमें पेट्रोल, डीजल, खास करके हम जो ऑयल जो है ना, ऑयल उसको ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। कीमतें बढ़ने से फिर मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा जो उपभोक्ता कंज्यूमर्स होंगे उनकी जो क्रय शक्ति उसको कम किया जाएगा। फिर निर्यात सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ सकती है, यानी कि फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा तभी होता है जब वैश्विक मांग पूरी तरह से मजबूत हो। अगर पूरे विश्व में मंदी, जैसे कि चीन की जो आर्थिक मंदी, उसके कारण ये जो लाभ है वो सीमित हो जाता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ेगा। व्यापार घाटे को वित्त पोषित करने के लिए भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी है उसका हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी भी कंट्री का अगर उच्च व्यापार घाटा है, वो भंडार को कम कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय पर वो क्या करेगा, फिर पे ही करता रहेगा दूसरी कंट्रीज़ को, जिससे क्या होगा जो घाटा बढ़ता जाएगा, व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा और भारत का या किसी भी कंट्री का भंडार है वो कम हो जाएगा, जिससे रुपये को स्थिर रखना और वैश्विक कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद प्रभाव क्या रहेगा इसका। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, लगभग 670 अरब डॉलर है जो जुलाई 2025 तक, लेकिन निरंतर घाटा इसे कमज़ोर कर सकता है। भुगतान संतुलन जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहेगा, संकट की आशंका बढ़ती है, जैसा कि 1991 में देखा गया था। आर्थिक संप्रभुता पर जोखिम पड़ता है। लगातार जो व्यापार घाटा है विदेशी निवेशकों को भारतीय संपत्ति जिसमें कंपनी बुनियादी ढांचे को खरीदने का एक मौका देता है, जिससे आर्थिक संप्रभुता कमज़ोर होती है। विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ने से राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। अगर विदेशी कंपनियां भारत में ज़्यादा कंट्रोल ले लेती हैं तो भारत का जो भी निर्यात रहेगा या फिर भारत का जो भी राष्ट्रीय हित है वो मतलब कि प्रभावित होगा। फिर ऐसा माना जाएगा कि भारत एक संप्रभु राज्य नहीं है, क्योंकि संप्रभु राज्य वो होता है जो अपनी मर्जी से, अपने पूरे कंट्रोल से अपनी कंपनीज को, अपने जो भी व्यापार है, ट्रेड को कंट्रोल करे। लेकिन अब जब विदेशी कंपनियों का वर्चस्व भारत में बढ़ जाएगा या फिर उनका नियंत्रण ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि भारत के जो भी राष्ट्रीय हित है उसको खतरा है। इसका प्रभाव होगा। मान लीजिए उदाहरण के तहत हम समझते हैं कि विदेशी निवेश प्रोत्साहित होने के कारण शीतल पेय, टीवी, फ्रिज जैसे क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 75% तक पहुंच गई है, जिससे निवेश आय में 40 अरब डॉलर का घाटा होता है। यह जो है दीर्घकालिक आर्थिक निर्भरता को भी बढ़ाता है। घरेलू उद्योगों और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सस्ते आयात हो सकते हैं, विशेष रूप से जो चीन है, विशेष रूप से चीन से जो भी 2025 में 9.9 अरब डॉलर तक बढ़ा है, उसके कारण घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती है, जिससे स्थानीय विनिर्माण जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यानी कि जो घरेलू उद्योग हमारे जो भारत में लघु उद्योग लगाए जाते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आयात सस्ता हो जाता है तो उससे क्या होगा, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीदे के लोग, जैसे कि चीन से हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। 2025 में अगर हम देखें तो 9.9 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है हमारा चीन के साथ जो भी व्यापार है। उसके बाद प्रभाव क्या है इसका। इससे विऔद्योगीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जो स्थानीय उद्योग है वो सस्ते आयात से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई भारत में जो खादी उद्योग चल रहा है उसमें कपड़ा जो है 500 का मान लीजिए एक शर्ट मिले, वहीं जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें 300 की एक शर्ट मतलब पड़ रही है और उसमें कुल मिलाकर हम 400 की बेचे। अगर 100 हम मार्जिन निकालते हैं तो इट मीन सस्ता कौन सा रहेगा, घरेलू वाला तो सस्ता नहीं है, तो जो बाहर से इंपोर्ट किया वो ज़्यादा सस्ता रहेगा। फिर उनके साथ compete कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि घरेलू उद्योग में लागत भी तो बढ़ती है। फिर इसी वजह से हम अपनी कॉस्ट प्राइस को भी कम नहीं कर सकते।
रोजगार के जब अवसर कम हो जाएंगे, खास करके जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था एक रीढ़ है। कर्ज और दोहरे घाटे की स्थिति बन जाएगी। मान लीजिए किसी भी देश का अगर व्यापार घाटा बढ़ जाता है तो उस पर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दोहरे घाटे की स्थिति होगी। फिर जो व्यापार घाटे को कंट्रोल करने के लिए विदेशी कर्ज लेना पड़ सकता है, जिसे ट्विन डेफिसिट भी कहा जाता है, जहां पर व्यापार घाटा राजकोषीय घाटा दोनों बढ़ते हैं। इसका प्रभाव क्या रहेगा? कर्ज का बोझ बढ़ने से ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है, जो कि सरकारी बजट पर दबाव डालता है। उसके बाद दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए भंडार का उपयोग करना पड़ता है। वैश्विक व्यापार बाधाओं का प्रभाव भी पड़ जाएगा। वैश्विक व्यापार नीतियां, जिसमें अमेरिका द्वारा जो भारतीय निर्यात पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, 25% जो है वो भी लागू होगा, जिसको जुर्माना लगाया गया। और यूरोपीय संघ की जो कार्बन वनों की कटाई नीतियां या फिर भारतीय निर्यातकों के लिए फिर लागत बढ़ जाएगी। यानी कि जो भारत का सामान जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होना था, अब उस पर 50% तो टैरिफ लगा दिया। अब भारतीय कंपनियों से कोई क्यों सामान खरीदेगा, क्योंकि इतना टैरिफ, इतना घाटा तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, कोई भी कंपनी। तो इसी वजह से अब क्या है कि भारत का जो मतलब व्यापार है, पूरे विश्व में व्यापार करने में अभी समस्याएं देखी जा रही हैं। प्रभाव रहेगा जिसमें टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, कपड़ा, केमिकल और जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे निर्यात राजस्व कम हो जाएगा। भारत को नए बाज़ारों की तलाश करनी होगी। मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान देना पड़ रहा है अभी भी, लेकिन ये प्रक्रिया जो है समय लेती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी कोई मुक्त व्यापार ट्रेड जो आज के कह दिया तो आज ही हमने कर दिया, साइन कर दिया, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद अगर हम देखें व्यापार घाटे को कम करने के हमारे पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब कैसे भारत व्यापार घाटे को कम कर सकता है। निर्यात को प्रोत्साहित करना होगा, जिसमें पीएलआई योजनाओं का विस्तार हुआ। निर्यात केंद्र को मजबूत करना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते जैसे कि हमने यूके के साथ अभी किया, साइन किया, ओमान, यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौते हैं उनको तेजी से लागू करना होगा। घरेलू विनिर्माण, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहिए। आयात को कंट्रोल करना होगा। गैर आवश्यक ज़रूरतें, जिसमें सोना हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, अगर वो इतना ज़रूरी नहीं है तो उसका इंपोर्ट बंद भी कर सकते हैं। उस पर शुल्क बढ़ा दिया जाए, बंद तो नहीं कर सकते, हालांकि उस पर टैरिफ लगा दिया जाए। वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश हो। लॉजिस्टिक्स सुधार किए जाए, जिसमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से लागत जो है कम करना शामिल है। ये था हमारा जो पूरा व्यापार घाटा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया यूएसए की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है अलास्का में दिस मंथ, उसके बारे में बात करते हैं। इसी महीने अगस्त में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण यानी कि 21 एडिशन है इसका। विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये जो अभ्यास है भारत अमेरिका की जो रक्षा साझेदारी को बढ़ावा दिएगा। उसके अलावा जो दोनों देशों के बीच जो भी रणनीतिक सहयोग है उसको मजबूत करेगा। दोनों देशों की सेनाएं आपस में समन्वय, युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आपसी समन्वय को बढ़ावा देना, दोनों देशों की जो सेनाओं के बीच संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता और समन्वय को बेहतर करना होगा। रणनीतिक सहयोग रहेगा, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देना है। इसके अलावा युद्ध कौशल में सुधार हो। जो कठिन परिस्थितियां रहेंगी जिसमें जैसे कि ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध कौशल, रणनीति, तकनीकी विशेषता, इन सभी को निखारना शामिल रहेगा। आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण इसमें होगा। आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया जाएगा। शहरी युद्ध परिदृश्यों में संयुक्त कार्रवाई की रणनीतियों की एक एक्सरसाइज होगी। सैन्य तकनीक और अनुभव एक दूसरे के साथ साझा किए जाएंगे। दोनों देशों की जो भी सेनाएं हैं उनके बीच सर्वोत्तम प्रथा कौन सी है, तकनीक अच्छी कौन सी है, या फिर तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद साउथ अफ्रीका टू बिगन नेशनल डायलॉग ऑन पॉवर्टी इनइक्वालिटी, यानी कि गरीबी और असमानता पर उन्होंने एक नेशनल डायलॉग स्टार्ट करने की एक नीति बनाई है। तो ये जो इनिशिएटिव किया गया, ये साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय समाज यानी कि नेशनल डायलॉग शुरू कर दिया। इसकी जो शुरुआत राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की है,
जिसका उद्देश्य है कि समाज के जितने भी क्षेत्र जिसमें राजनेता, नागरिक नेता और जो आम जनता है उनको एक मंच पर लाकर इन सभी के जो भी समस्याएं हैं, जिसमें खास तौर पर हम गरीबी ज़्यादा देखते हैं, असमानता, बेरोजगारी, अपराध बहुत देखे जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान खोजना है। संवाद की संरचना क्या है? बहुहितधारक भागीदारी रहेगी इसमें। संवाद में सरकार, नागरिक समाज, व्यापारिक समुदाय, धार्मिक संगठन, युवा समूह, महिला संगठन और बाकी जो सामुदायिक नेताओं हैं उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया गया। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी की आवाज़ सुनी जाए, यानी कि गरीब, अमीर सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का मौका हो। स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय सत्र पर चर्चा भी की जाएगी, डिबेट वगैरह की जाएगी आपस में कि हमें कौन से इसके लिए समाधान खोजने होंगे। ये एक चरणबद्ध दृष्टिकोण है, यानी कि ये एक लेवल्स के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सबसे पहले जो प्रारंभिक चरण है इसमें छोटे छोटे संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जैसे कुछ टाइम के लिए, घंटा, आधा घंटा या फिर पूरे दिन के, एक दिन के लिए, जहाँ पर लोग अपनी चिंता, जो अपने एक्सपीरियंस है और जो समाधान है उसको साझा करेंगे। ये जो सत्र है स्थानीय हॉल, जो वहाँ पर स्कूल होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रांतीय चरण रहेगा। यहाँ जो स्थानीय सत्र से जो भी जानकारी मिलेगी उसको प्रांतीय सत्र पर समेकित किया जाएगा, जहाँ पर क्षेत्रीय नीतिगत सुझाव तैयार किए जाएंगे कि पूरी नीतियों के तहत एक सुझाव कैसे तैयार किए जाए। उसके बाद तीसरा चरण रहेगा राष्ट्रीय चरण। अंत में राष्ट्रीय जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे और नीतिगत सिफारिशें और जो काम की योजना है, मतलब काम कैसे तरीके से करना है गरीबी को ख़त्म करने के लिए, असमानता को या बेरोजगारी को कम करने के लिए, तो ये सब योजना तैयार की जाएंगी। संवाद की जो थीम है वो रहेगी नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 से प्रेरित है। यहाँ पर गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। तो ये एक थीम है नेल्सन मंडेला की, ये थीम रहेगी, मतलब इस संवाद की थीम ये रहेगी, गरीबी और असमानता से लड़ना हमारे हाथ में, कि हम गरीबी असमानता से कैसे लड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या अपने हम एफर्ट्स कर सकते हैं। मुख्य मुद्दों में बेरोजगारी रहेगा, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता और सामाजिक एकता सभी शामिल है। उसके बाद डिजिटल और समावेशी मंच रहेगा। संवाद में भागीदारी को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग शामिल हो सकें। विशेष रूप से जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, जिसमें ग्रामीण निवासी, महिलाएं, युवाओं को, इन सभी को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण क्या रहेगा इसका? संवाद का लक्ष्य सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि जो नीतियां बनाकर उसको अच्छे तरीके से कार्यान्वयन भी किया जाए और योजना तैयार की जाए। इसके लिए एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जो कि सुनिश्चित करेगा समाज से निकले जो भी सुझाव हैं उन सभी पर अमल किया जाए। इसके अलावा समय सीमा और संसाधन। संवाद जो है 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा और कई महीनों तक चलेगा, जिसमें स्थानीय, प्रांतीय सत्रों के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अभी हमने बात की सबसे पहले स्थानीय, फिर प्रांतीय और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन रहेगा। इसकी जो लागत रहेगी 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक रहेगी और इसको लेकर अब कुछ आलोचनाएं भी हैं, यानी कि सीमाएं तो होती ही हैं। कोई भी अगर नीति बनाई जाती है या फिर कोई भी इनिशिएटिव शुरू किया जाता है तो उसके सामने कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। तो ये थी हमारी आज की जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड आपको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।